सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नए जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 11 तारीख के जनसत्ता विश्लेषण को लेकर और देखते हैं कौन सी खबरें आगामी परीक्षाओं के लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का जनसत्ता विश्लेषण। आगे बढ़ते हुए संपादकीय हमने देखा कि आज का लेख आया है अस्थिर म्यांमार और भारत की मुश्किलें। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि म्यांमार और भारत का कूटनीतिक, राजनीतिक, भौगोलिक कई मायनों में एक पुराना रिश्ता रहा है। म्यांमार हमारा एकदम निकटतम देश है। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके साथ साझा करते हैं। म्यांमार में बीते कई वर्षों से अस्थिरता की खबरें आती रही हैं। वहाँ का जो मिलिट्री शासन है, वहाँ पे जो लोकतंत्र है, जो वहाँ का प्रजातंत्र है, उसमें उथल-पुथल एवं अस्थिरता होना आम बात है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भी असर दिखता है। चाहे वो आपका म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन होना हो और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करना हो, या फिर नज़दीक में हमारे पड़ोसी चाइना के साथ कोई ना कोई खबर हो। म्यांमार भारत के अगर हम इतिहास के बारे में थोड़ी-सी बात करें, थोड़ा-सा समय लेते हुए हमको आपको इतिहास में ले जाएँगे, तो म्यांमार और भारत एक समय में एक ही शासन के अंतर्गत कार्य करता था, जो था आपका ब्रिटिश शासन। म्यांमार को बीएमए भी कहा जाता था, ब्रिटिश मिलिट्री एकोमोडेशन। म्यांमार और भारत ने कई युद्धों में अंग्रेज़ों के लिए सफलता के साथ अपना योगदान दिया है। अगर हम देखें म्यांमार और भारत का एक और संबंध, जो हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक है, उसने म्यांमार में अपनी सेवाएं दी हैं। जी हाँ, म्यांमार में अपनी सेवाएं दी हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यांमार में 1937 मतलब करेंसी भी आरबीआई द्वारा इसमें छापी जा रही थी म्यांमार में। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी सेवाएं म्यांमार को कब देना बंद कर दिया था? भारतीय रिज़र्व बैंक ने देखिए, जो आपका बर्मा था, वो ब्रिटिश इंडिया से 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, थोड़ा-सा हम क्लियर रखें, तभी हम समझ पाएँगे क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन हमारा जो आरबीआई था, वो अपनी सेवाएं दे रहा था और आरबीआई ने 1947 तक अपनी सेवाएं बर्मा को दी हैं। उसकी आज़ादी के बाद, मतलब हमारे देश की आज़ादी के बाद से हमने ये सेवाएं भी बंद कर दी थी। तो देखिए, अगर हम म्यांमार को देखें तो इतिहास पुराना रहा है। इसके अलावा म्यांमार में कोई भी घटना होती है, वो हमारे लिए चिंताजनक इसलिए है, कारण है नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य बिल्कुल नज़दीक सटे हुए हैं। म्यांमार में आपका लॉर्ड माउंटबैटन ने भी अपने अपने कार्यकाल के दौरान सेवाएं दी हैं। म्यांमार से ही उन्होंने सिंगापुर और मलय पेनिनसुला, जिसे मलय पेनिनसुला कहते हैं, वहाँ तक का पूरा मॉनिटरिंग रखते थे म्यांमार से। ये लेख म्यांमार को लेके इसलिए आया है क्योंकि म्यांमार में फिर से एक आपकी अ, राजनीतिक उथल-पुथल देखी जाने लगी है। ये तो थोड़ा-सा मैं आपको ऐतिहासिक बता दिया कि ऐतिहासिक म्यांमार का हमारा क्या संबंध रहा है। मैं अगर भौगोलिक आपको समझाने का प्रयास करूँ म्यांमार के साथ, तो ये मान लीजिए भारत है, ठीक है? ये भारत है आपका, ये बीच में है बांग्लादेश, ठीक है? बांग्लादेश से साथियों जैसे ही हम अपना बॉर्डर देखना शुरू करें, तो हमको नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, हमारे पूर्वोत्तर के राज्य दिखते हैं। यहाँ पे हमारा भूटान आ जाता है। ये है हमारा भूटान, मतलब हमारा नहीं, हमारा पड़ोसी देश भूटान। ये है बांग्लादेश।
ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपसे म्यांमार के बारे में, म्यांमार का बहुत लंबा बॉर्डर, अच्छा खासा बॉर्डर है जो हमारा बीच में बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा है। और नीचे तक म्यांमार आपका जो भौगोलिक रूप में मलय पेनिनसुला कहते हैं, यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, नीचे ये इतना लंबा आ रहा है, यहाँ पे कौन से देश हैं साथियों? ये हमारा थाईलैंड है, ठीक है, ये हमारा कंबोडिया है, थाईलैंड के ऊपर हमारा लाओस है। लाओस का बॉर्डर म्यांमार से बहुत ही छोटा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा बॉर्डर है लाओस का। थाईलैंड का बेसिकली बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है आपका म्यांमार से, और कंबोडिया का बॉर्डर आपका थाईलैंड से लगता है, ना कि म्यांमार से। तो ये आपको मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, मतलब थाईलैंड है जिसका बॉर्डर म्यांमार से ज़्यादा लगता है, थाईलैंड का बॉर्डर म्यांमार से ज़्यादा लगता है। साथियों, अगर हम देखें कि पूर्वोत्तर राज्यों में हमने कुछ सालों पहले पलायन की खबरें सुनी थी, रोहिंग्या मुसलमानों की। भारत ने म्यांमार से बहुत सारी अ, आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पहली बात, कई रिपोर्टों के अनुसार कहा जाता है कि म्यांमार से पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रग्स का सप्लाई जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स हैं वो करती हैं। हथियारों के लिए भी आरोप लगाए गए हैं कि वेपन्स आपके लाए जाते हैं। इसके साथ साथ म्यांमार से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में शांति व्यवस्था को ख़राब करना होता है, मूवमेंट करते रहते हैं। इवन चाइना भी म्यांमार का इस्तेमाल करके, इन घने जंगलों का इस्तेमाल करके कई प्रयास करता है। एक और बात साथियों, यहाँ पे एक ऐसा ट्राई जंक्शन आ जाता है म्यांमार के साथ हमारा, जहाँ पे हमारा पूर्वोत्तर के यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे म्यांमार भी है, ये चाइना भी है, और यहाँ पे हम भी हैं। तो डिप्लोमेटिकली, जियोग्राफिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है म्यांमार भारत के लिए। मैं वापस दोहराऊंगा, पहला पॉइंट क्या था कि पिछले कई वर्षों में हमने देखा था कि रोहिंग्या मुसलमानों ने यहाँ पे पलायन करा था। ये आरोप लगे हैं कि म्यांमार बॉर्डर से ड्रग्स कार्टेल्स, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल ड्रग सप्लाई करते हैं। चाइना भी म्यांमार के जंगलों से होते हुए भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स को भेजने का प्रयास करता रहता है। इवन इतिहास में अगर हम चले जाएं तो कई बार पूर्वोत्तर राज्यों के आपके जो कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप मतलब जिनका काम वहाँ शांति फैलाना होता है, वो भी भारत से भागे हैं, तो म्यांमार से होके ही भागे हैं। अगर पूरे इतिहास में चला जाऊँ मैं, तो इतिहास में जब आपके अंग्रेज हमको शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज भी इंडिया होते हुए या तो मुंबई में आए या कोलकाता में आए, आपका पूर्वोत्तर राज्यों का निरीक्षण करते हुए, यहीं से होते हुए लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड देखते थे। इवन लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम देखें, उनका जो रूट हुआ करता था इंस्पेक्शन करने का या मूवमेंट करने का, वो यहीं कंबोडिया होते हुए आपका नीचे की तरफ सिंगापुर तक अपना मॉनिटरिंग कर लेते थे। इतना सिग्निफिकेंट रखता है म्यांमार हमारे लिए। चलिए वापस से आते हैं अपने लेख पर। म्यांमार में लोकतांत्रिक शक्तियों और सेना के बीच सत्ता संघर्ष की दशकों पुरानी जटिल स्थितियों में भी भारत ने बेहद संतुलित नीति अपनाई। लेकिन पिछले 3 वर्षों में म्यांमार की राजनीतिक स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। लोकतांत्रिक नेताओं ने विद्रोही समूहों के साथ गठबंधन करके बर्मा सेना को देश के कई इलाकों से खदेड़ दिया है। देश में वैधानिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कोई भी जिम्मेदार निकाय न होने से हिंसा और अराजकता बढ़ गई है। विद्रोही समूहों ने म्यांमार की सेना को कड़ी चुनौती देते हुए हवाई अड्डे, वायुसेना अड्डे और सैन्य मुख्यालय पर ड्रोन से हमला कर संकेत दिया है कि म्यांमार की सेना कमज़ोर पड़ गई है और इससे इस देश से टूटने खतरा बढ़ गया है। साथियों, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि म्यांमार में इवन जो आप देखें यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई बार ये अलर्ट अपने आप जारी करा है कि म्यांमार में बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन भी रहते हैं, जो मतलब वहीं के हैं, लोकल लोकल आतंकवादी संगठन रहते हैं, जो बहुत ही एडवांस्ड हैं और बहुत ही खतरनाक वेपन्स रखे हुए हैं अपने पास।
तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खतरा है। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश चीन के दक्षिण और भारत के पूर्व में स्थित हैं। इन देशों पर दुनिया के दोनों महान प्राचीन सभ्यताओं का प्रभाव है और वो राजनीतिक दृष्टि से भी ये देश भारत और चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जातियाँ म्यांमार जातीय विविधता वाला देश है जिसमें कचिन काया काइन चीन बामर मोन रख्वाइन और शान प्रमुख हैं। ये जो बामर जाति है ये यहाँ की बहुत ही नामी जाति है, पुरानी बड़ी भी है, इसलिए बर्मा को बर्मा भी कहा जाता है म्यांमार के नाम से। कुछ लोग कहते हैं कि बर्मा को बर्मा कहा जाता है क्योंकि इसका नाम BMA था, ब्रिटिश मिलिट्री अकोमोडेशन बर्मा, तो लोगों ने कहा इससे बर्मा डिराइव हुआ है। जबकि बमार एक आपकी यहाँ पे एथनिक जाति भी है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल की प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक कड़ी है। हम जानते हैं कि चीन पूरे विश्व को कनेक्ट कर रहा है रोड के माध्यम से। इस विद्रोही गुट किसी प्रकार की निशाना न बना सके, इस नीति पर चलते हुए चीन ने म्यांमार की सेना और विद्रोही पर नियंत्रण तो किया है, लेकिन चीन की ये रणनीतिक भारत के सामरिक समस्या की बड़ी को बढ़ा सकती है। भारत के लिए म्यांमार की स्थिरता सामरिक और आर्थिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। भारत की पूर्व की ओर देखी गई दशकों पुरानी नीति का संचालन म्यांमार के माध्यम से ही हो सकता है। साथ ही यहाँ पे हम जिस नीति की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी ये भारत विदेश डिप्लोमेसी की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है। ठीक है। करीब 1.5 दशक पहले भारत ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट पोर्ट प्रोजेक्ट की अति महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से म्यांमार के साथ अपने हितों की निकटता से जोड़ने की दीर्घकालिक रणनीति पर कार्य शुरू किया था। यह कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था। यह परियोजना भारत के पूर्व बंदरगाहों को म्यांमार के सितवई बंदरगाह और आगे पूर्व भारत की म्यांमार के माध्यम से समुद्र नदी और सड़क जोड़ेगी। ये आपके लिए ज़रूरी जानना कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किस देश के साथ हमने करा है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने म्यांमार के साथ करा है। आगे आते हैं। भारत लोकतांत्रिक सरकार न होने के बाद भी म्यांमार की सेना से संबंध बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों के शांति स्थापना के प्रयासों में सफल हो रहा था, मगर अब स्थितियाँ भारत के अनुकूल नहीं दिख रही हैं। सितवई शहर पर नियंत्रण के लिए म्यांमार सेना और अराकान सेना की लड़ाई चल रही है। देखिए सिविल वॉर टाइप चल गया है वहाँ पे आपका। इंसर्जेंट ग्रुप्स बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, एडवांस वेपन से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने साथियों ये भी आरोप लगाया है कि इतने एडवांस वेपन उनके पास पहुँचाने का कार्य चाइना ने करा है, क्योंकि वो तो ट्राइबल लोग हैं सब, है ना, जंगलों में रहते हैं, बहुत ही गरीब स्थितियों में इनके परवरिश हुई है। इतने एडवांस वेपन्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत का पूर्वोत्तर का इलाका दशकों से अलगाववादी विद्रोही से प्रभावित रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कई विद्रोही गुटों ने म्यांमार के सीमावर्ती गांवों और कस्बों में अपने शिविर बना रखे हैं। ये विद्रोही समूह गुप्त स्रोतों से चीन म्यांमार सीमा पर हथियार हासिल करते हैं। म्यांमार अस्थिर होने और विद्रोही संगठन के प्रभाव में आने के पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठन पुनः मजबूत हो सकते हैं। देखिए असर तो पड़ता है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां और हमारी आर्मी ऐसा कभी होने भी नहीं देगी। अगले लेख की तरफ बढ़ते हैं। अगले लेख है हकीकत पर पर्दा। अगर अदालत किसी आपराधिक मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप देती तो उससे यही संदेश जाता है कि उस मामले को सुलझाने में राज्य सरकार नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की महिलाओं की उत्पीड़न और ज़मीन कब्जे करने में मामला वहां के उच्च न्यायालय से केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही हम जानते हैं संदेशखाली पिछले कई समय से न्यूज़ में रहा है। वहाँ की महिलाओं पर शोषण, उन पर आरोप, उनका बहुत ही गलत तरीके से वहाँ व्यवहार किया जाता था। न्यायालय ने सीबीआई को जांच करने को सौंपा तो सीबीआई के अधिकारियों पर यह मारपिटाई शुरू कर दी वहाँ के लोगों ने। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में एक प्रश्न चिन्ह बन चुकी है कि पहली बात तो आप महिलाओं को सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं और दूसरी बात आपने जो एजेंसियां वहाँ पे कार्य करने के लिए आती हैं उनसे तालमेल भी नहीं बना पाते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। पहले उसने सरकार से रिपोर्ट मांगी पर उसे तो तमाम आरोपों का सिरे से खंडन ही किया गया था। अच्छा जो रिपोर्ट आपकी स्टेट पुलिस की ली गई थी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ली गई थी, वहाँ पे तो उन्होंने सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखा दिया था कि यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, मगर समस्या वहाँ पे थी।
ये चिंताजनक है कि अगर कोई राज्य ऐसा मनमानी करने लगेगा लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो क्या होगा? क्या लोकतंत्र उस राज्य में लंबे समय तक टिक पाएगा? बार-बार न्यायालय ही क्यों हस्तक्षेप करे? क्या पुलिस का और प्रशासन का ज़िम्मेदारी नहीं है कि सुरक्षा बना पाए? और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम केंद्रीय एजेंसी अगर जाँच करने के लिए आती हैं तो उनको भी सपोर्ट करा जाए। दोनों ही बातें पश्चिम बंगाल में निरंकुश होती दिख रही हैं। अगला आर्टिकल है बढ़ती शिकायत। इसको मैं नहीं अध्ययन करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, खेल जगत की खबरें हैं, इसका आप देख लीजिएगा। क्विक एनालिसिस में हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में आपको हम एक विश्लेषण दे पाएँ, ठीक है? और भारत का सूचकांक इस समय जो सेंसेक्स है वो 75,000 पॉइंट के ऊपर गया है। बहुत बड़ी बात है, मैं एक लेख पढ़ा था उसमें मेंशन था कि आज से 4 साल पहले यही सूचकांक था जो 25,000 टच करता था और आज ये 75,000 टच करता है। देश की विकास वृद्धि में एक सफल कदम है। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि हमारे जापान के फुमियो किशिदा साहब गए हैं आपका यूएस विजिट पे, ठीक है? वो इस समय अमेरिका गए हुए हैं और ये आज तक की कई वर्षों बाद पहली ऐसी बड़ी विजिट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी युको किशिदा का स्वागत किया। 1951 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग में कहा जा रहा है इसे जापान और यूएस के बीच में। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।